प्रत्येक श्लोकावरती चालू करते अपना पक्षाघात। कौन सा नंबर का श्लोक चला था? 100 नंबर। इसको खोल के देखो 100 नंबर का। हाँ चलो पढ़ो। खोल इसको। स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। 100 नंबर का श्लोक। पक्षाघात रोग में स्नेहन और स्वेदन करना चाहिए तथा स्नेह युक्त विरेचन देना चाहिए। ये सही बोला। क्यों? क्योंकि बात व्याधि है, बात व्याधि है ना वो, तो स्नेह युक्त वेश नहीं चलेगा उसमें। मैंने इसका ये नहीं है, जैसे पक्षाघात में वात की जो गति है ना वो ऊर्ध्व हो जाती है, वात की नॉर्मल गति अधोगति है ना तो वो ऊर्ध्व हो जाती है, इसीलिए विरेचन से हम उस वात की गति को डाउनवर्ड कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो पक्षाघात में ऐसी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो अगर विरेचन से बॉडी से फ्लूइड बाहर जा रहा है कुछ ना कुछ तो भी हाइपरटेंशन कम होगा तो आईसीपी कम होगा, ऐसा हो सकता है। और एक बताया उन्होंने कि भाई इंट्राक्रेनियल ब्लीड भी हो जाता है। अब कहाँ पर है ब्लीड वो पता है। ऊर्ध्व रक्त पित्त की चिकित्सा क्या बताई है? विरेचन। खत्म बात। क्या हो गया फिर ये? क्या हो गया? पक्षाघात। मतलब पक्षाघात में अगर ऊर्ध्व रक्त पित्त तुम्हारा पक्षाघात अगर ऊर्ध्व रक्त पित्त से है, अब ये रक्त पित्त से पक्षाघात होता है, ये किसने बताया? मैं बता रहा हूँ क्या? किसने बताया? किसने बताया बच्चों? बताओ। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? रामाशीष आवाज आ रही कि नहीं? आ रही है बस। हाँ, कहाँ पर बताइए अति रक्तस्राव से पक्षाघात हो जाता है? हाँ। चरक सूत्र 24 निकालो। चरक सूत्र 24 में एक अति रक्तस्राव से होता है, या फिर रक्त मोक्षण कॉन्ट्रा इंडिकेट बोला है पक्षाघात में, बोला नहीं ये सुश्रुत जी ने बताया। सुश्रुत जी का अध्याय निकालो, वो कौन सा सूत्र स्थान में बताया उन्होंने। अति रक्तस्राव की ये नहीं क्या, ये लो अंकुश, वो उधर नोट्स पड़ी है, पूरे नोट्स उठा लो। वो उसके अंदर मैंने उपद्रव की एक नोट्स बनाई है, उसके अंदर उपद्रव के लिए सेपरेट बनाया था ना। उधर देखो कर काय चिकित्सा के नोट्स है। चलो मिल गए मुझे, मिल गए रहने दो। अति रक्तस्राव के उन्होंने बताया। हाँ, रक्त के अति स्रवन से होने वाली व्याधि 14 बताई है, सुश्रुत सूत्र 14 में लिख लीजिए यहाँ पर, ये भूल जाएंगे। मैं भी लिख लेता हूँ। सही बात है। देखो सुश्रुत सूत्र 14 शोणित वर्णनीय अध्याय नाम है शायद उनका। शोणित वर्णनीय रक्त अतिस्राव से होने वाली व्याधियां 14 बताई है। पीजी के लिए क्वेश्चन भी पूछ लेते ये, यानी कि रक्त अतिस्राव के उपद्रव क्या क्या है भाई। उसमें अंदर क्या बताया है? क्षीरोभिघात, अंधत्व आता है, अधिमंता आता है, तिमिर भी आता है, धातु से आक्षेपक कन्वर्जेंस जो अपन बोलते हैं, दाह, और पक्षाघात। एकांग विकार भी बताया, पक्षाघात बताया। फिर से मत बोल देना भाई अति रक्तस्राव से होता है कि नहीं होता। ब्लीडिंग किसी भी सूरत में रुकनी चाहिए सारी। एकांगी विकार, श्वास का पांडुरोग से और मरण भी बोला है। कैल्शियम बाहर जा रहा है अब वो एनीमिया, सोचो आप एनीमिया में श्वास नहीं लगता क्या? आयस ने शुरू थोड़ा भी चल जाए कर सकता है, आराम से कर सकता है। वो लगा लो आप, क्या कहते हैं उसको, शतछीन नहीं क्या है वो। और अगर आपको शायद इधर उन्होंने क्या बताया था कि अगर आप सुश्रुत का 45 अगर पढ़ोगे अध्याय, उसके अंदर लिखा है शीत जल मूर्छा हर है। अब शीत जल से मूर्छा कैसे हरती है? यही रेफरेंस है।
शीत जल आप हेड के ऊपर अगर धारा पकड़ोगे ना, जो भी आपका ब्लीडिंग हो रही है, उष्णता की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा विशेष से। और कंटिन्यू धारा रखनी है। अगर आपके पास सभी किसी को अगर आपके नाक से पास bleeding हो जाए, नक से अपन सिर के ऊपर पानी पानी डालते डाल, ये अनपढ़ बंदे पे डालते ये थे। अनपढ़ बंदे में डाल। डालते थे। इसका लॉजिक ये तो है। कोई भी भाई ब्लीडिंग हो, इंट्राक्रैनियल ब्लीड अगर आपको लग रही है तो ये फटाक से ठंडा पानी लीजिए फ्रिज के अंदर का, और उसके सिर के ऊपर बस धारा पकड़िए, एटलीस्ट हॉस्पिटल तक तो पहुंच ही जाएगा। ऐसे अगर आप सुश्रुत को पढ़ेंगे, चलो अगर आप सुश्रुत को नेगलेक्ट कर देते, नेगलेक्ट नहीं करते, सुश्रुत भी बहुत टैलेंटेड आप, सही बात है, कंस्ट्रक्शन हो जाती है। कंस्ट्रक्शन हो जाती है। बढ़िया बताते हैं। शीत जल के उपयोग पढ़ लेना, सुश्रुत सूत्र 45 अध्याय में, बहुत बड़ा अध्याय है वो, बहुत प्रैक्टिकली बताया, मन जीत लेते सुश्रुत। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और क्या बता, बस हो गया। स्नेहनम स्वेदनम स्वच्छाघाती विरेचन, ये एक सिद्धांत हो गया। इन्होंने जो बताया वात की ऊर्ध्वगति अधोगति, वो भी हो गए। चलो, इसलिए भाई पक्षाघात में विरेचन करना चाहिए। अब पक्षाघात का पेशेंट लेटा हुआ है, आप विरेचन करवा नहीं सकते, फिर क्या करना है? सही बात है। अब क्या करना है? पक्षाघात का पेशेंट लेटा हुआ है, बस्ती दे दो। हाँ बस्ती। जिस पेशेंट को आप विरेचन नहीं कर सकते उसको आपको बस्ती देनी है। अब इंट्राक्रैनियल ब्लीड हो गया, अब प्रैक्टिकली सोचते हैं, ये तो हो गए भी सिद्धांत उन्होंने बल दिया। अब प्रैक्टिकली सोचो भाई, इंट्राक्रैनियल ब्लीड होगा, तुम्हारे पास सीटी स्कैन है, अब क्या करोगे? पेशेंट आ गया कोमा के पेशेंट, एलोपैथी वाले ने हाथ उठा ले, भाई अब ये कोमा का पेशेंट 3-4 दिन से उठ ही नहीं रहा, क्या करे? तो करे क्या, बताओ आप, अब क्या करो? दोबारा क्वेश्चन पूछ दो, मैं आंसर देता हूँ। क्वेश्चन पूछ दो। इंट्राक्रैनियल ब्लीड हो चुकी है, अच्छा। अब क्या करोगे? नशे कर नहीं सकते, एस्पिरेट कर देंगे, ठीक है। और रक्त तो बस्ती नहीं थी, बस्ती है। क्यों देनी बस्ती? बस्ती निकलेगी कहाँ से? वो उस दिन का कोमा में पड़ा है पेशेंट, तेल के टब में डुबा के रखो, हेम गर्भ प्लस नाक के शर का योग लिखो। इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग, वही अगर ब्रेन से ब्रेन ह्यूमरेज लग रहा है तो ये बहुत सारे वैद्य यूज करते हैं। कोमा के पेशेंट में भी हेम गर्भ पोटली रस, पोटली रस प्लस नाक के शर। अगर आपको चांस मिले ऐसा कि भाई ये पेशेंट कोमा के अंदर है, उठ नहीं पा रहा है, एलोपैथी वाले ने हाथ उठा लिए, तुम कुछ कर सकते हो क्या? हेमगर्भ पोटली लीजिए 20 mg तक, नाक के शर का चूरना अकॉर्डिंग टू पेशेंट का कितना बड़ा ब्लीड है भाई, कहाँ कहाँ पर ब्लीड है पकड़िए, और उसके हिसाब से 4 से 5 डोज में आपको देना है, 4 से 5 टाइम सिर्फ सबलिंगुअल लेना है। बस जिह्वा के ऊपर लगा दो, लेप कर दो, ओट के अंदर तक लेप लगा दो, बढ़िया से काम हो जाएगा। और हेमगर्भ में गंधक है ना, गंधक और सोना उबालते हैं ऐसे गंधक को भाई साहब, इधर दे। इसमें 2 गुण बचे नहीं। हाँ ये बता, दो चीजों से हो जाएगा। बस 2 चीजों से। बहुत सारे कोमा के पेशेंट बाहर आए हुए हैं, ऐसा बहुत सारे वैद्यों का एक्सपीरियंस है भाई। ऐसे एक्यूट कंडीशन में तुमको अगर हाथ ही उठा लिया एलोपैथी वाले ने, तुम कुछ तो करो भाई साहब, हेमगर्भ नाक के शर तो खिलाई दो। और देखो क्या एक्ट होता कैसे है। करेगा ये? लेकिन अब वो उन्होंने भी नहीं बताया वैसे। नाक के शर है तो रक्त स्तंभन करेगा, और हेमगर्भ है और सोना है। सोना ब्रेन के ऊपर जाने वाला सबसे मेन द्रव्य है, बल्य है, रसायन भी है कि नहीं? यानी जो पेशेंट का भाई पूरा बल से हो जाता है पक्षाघात में, उसको बल देगा। और मिद्य भी है, मिद्य बताया यानी ब्रेन पे ऊपर तो एक्ट हो रहा ही है। और गंधक है, सुनो से मेरे में, गंधक है। गंधक क्या बताया है? पार्वती का रज बताया है। पार्वती का रज मीन्स क्या है? रक्त का उपधातु, यानी कि रक्त के ऊपर डायरेक्टली काम करने वाला है भाई गंधक। गंधक पे है भाई उष्ण, इसलिए स्रोतावरोध करके बल देने वाला एक्यूट कंडीशन में भाई एक ही है अपने पास, हेमगर्भ। क्या लॉजिक दिया है। हेमगर्भ बल देने वाला। बल देने वाला। नहीं, मुझे ये बता- स्रोतावरोध भी निकाले गंधक का उष्ण गुण के कारण, लेकिन है क्या नहीं? नस पर क्यों देना? क्षय नहीं होने देगा क्योंकि सोना डाला है वैसा हेमगर्भ। नहीं, नस से क्यों नहीं देना, मैं ये पूछ रहा हूँ। नस से क्यों नहीं देना चाहिए? डॉक्टर साहब वो पेशेंट उसमें बताओ
अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सारे उसमें कॉम्बिनेशन लक्ष्मी विलास रस वगैरह दे सकते हो। ये तो एक एग्जांपल बताया मैंने कि आप अवस्था वाइज भी प्रथम नस से हो सकता है। आप नहीं नस से देना ही नहीं है, स्टार्टिंग की स्टेज में नस से देना ही नहीं है, बस लेपन से उठाना है पेशेंट फॉर्म को, में दे सकते हैं। लेपन से उठाना है पेशेंट को। अब प्रथमन दे दिया, इरिटेशन हो गया, साइनस के अंदर गया, बीपी शूट हो गई, मर भी सकता है तुम्हारे पेशेंट। देना ही नहीं है, क्यों लेनी है रिस्क? यही लेना जहाँ पर तुम अच्छे से कर नहीं सकते, जो प्रैक्टिकल है वो करो ना, फालतू के एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो? हेमगर्भ नाट्यशर से उड़ जाते हैं पैटर्न, उसमें आप महालक्ष्मी विलास रस, मर्म गुटिका आती है केरला कंपनी की, मर्म गुटिका का लेप शंख कमर पे, भ्रूमध्य पूरे हेड पे आप लगा सकते हो। मूर्छा मूर्छा की जो चिकित्सा होता है। अच्छा एक बताइए, ये ओपियम का क्या रोल है इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग? पता नहीं ओपीएम का करता भी, हमारे वहाँ पे सबसे पहले देते ही हैं ये। ओपीएम देते हैं। हाँ, और पेशेंट क्या होता है कि ब्लीड करने से बच जितना हो गया होगा, आगे नहीं होता, और जो है वो भी कम कितना देते हैं, कैसा देते हैं? तकरीबन 1 ग्राम से 5 ग्राम तक दे देते हैं। एलोपैथी वाले या आयुर्वेद वाले? आयुर्वेद वाले। अफीम का हो सकता है, क्योंकि बनते हैं मतलब। अफीम सबसे बेस्ट स्तंभक है ना, सबसे बेस्ट स्तंभक है भाई साहब, तो वैसो कंस्ट्रक्शन कर सकता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो चाहे इस्कीमिक हो, दोनों में 3 काम करती है। कर सकते हैं। कैसे करती है ये मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन उसमें मिला नहीं क्या करती ये है। हो उसमें ये सकता भी है है ना ना, कि पेशेंट को ये- सीडेट कर रहे हैं तो ब्रेन का जो वैवाहिक विकासी गुण भी तो है हाँ, उसमें। तो ब्रेन को सीडेट करके रख रहे हैं, तो ब्रेन को जितनी ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए और वो ब्लड के थ्रू लेगा, तो ऑलरेडी वो ब्लड का आउटफ्लो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि ब्रेन सीडेट है। मैं इस्कीमिक कंडीशन हो, इन्फाक्ट हो, या फिर ब्लीड, दोनों में ओपियम काम करती है। हमारे यहाँ फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस तो यही है। अफीम कहने के है, बाद आईफेन का भी बुजुर्ग होगा एक ना, लिख लो, ये अफीम आईफेन। कौन से फॉर्म में देते हैं? पर कौन से कंडीशन में देते? कंडीशन बताओ आप। कंडीशन पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, अनकॉन्शियस होगा, ठीक है, मतलब नहीं, सबकॉन्शियस, BP अनकॉन्शियस हाँ। नहीं, सबकॉन्शियस, BP की मशीन की है। सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में, हाँ सबकॉन्शियस में करते हैं। पेशेंट को पकड़ा, हिलाया हुआ, थोड़ा थप्पड़ थप्पड़ मार, लेवी गोली खा लेता है, खा ले। खिला देते हैं, अंदर जाती है। सबकॉन्शियस स्टेज में भाई तुम अफीम खिला दो। अनकॉन्शियस में तो नहीं दे सकते। हाँ ये तो है। सबकॉन्शियस में तो हाँ। अफीम का लेकिन प्रयोग BP की कर मशीन सकते। की है उसका। बीपी 2-2 से कौन लगा 250 अफीम काम करेगा उसमें, तो करती है, सलेक्शन करेगा। करती है। वो कोई तो भी है ना इस्केमिक डिसीज जो 24 आवर्स में रिवर्स हो जाता है ब्रेन का, कौन सा है वो? कुछ करो या ना करो 24 आवर्स में सिम्टम रिजॉल्व होना चालू होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक बन जाते हैं। चलो उसके ऊपर और अध्ययन करेंगे पक्षाघात के ऊपर, पर पक्षाघात के ऊपर ऐसे प्रैक्टिकली मिल जाते हैं। और जैसे अपर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर है, लोअर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर है, मैंने खुद पेशेंट चलते हुए देखा हुआ है, उसके पीठ के ऊपर वो खेत में गया और बड़े से पेड़ से नीचे गिर गया और उसके ऊपर लकड़ी गिर गई पीठ के ऊपर, और शायद अब उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं याद आ रहे, पर ऐसा कुछ हुआ कि भाई 6 महीने से पेशेंट के पैर के खुद का पैर के ऊपर चल नहीं रहा था, हेमिप्लेजिया, लोअर वाला हेमिप्लेजिया। हाथ की बोलबिला अच्छा रहा था, हाथ से कुछ काम भी करता था, पर पैरों में कुछ भी सेंसेशन नहीं भाई साहब, ना उंगलियां भी नहीं कुछ भी हिल रही है कि नहीं। स्पाइनल की इंजरी कुछ भी बताई थी उन्होंने, हमने यानी कि उसने शायद एलोपैथी में इसमें गया, वो बोल रहे थे कि भाई इसका ऑपरेट करो, पर ये पेशेंट जिंदगी भर बैठे ही रहेगा, पेशेंट चल ही नहीं सकता, ऐसा पेशेंट के खुद के सेंटेंस थे भाई साहब। नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से रेफर हुआ था वो कि भाई एक ओजरी का कॉलेज में एक बार जाके देखो भाई, चलो कुछ हो सके तो हो जाएगा। वो पेशेंट ने आया फिर उधर से कंटिन्यू, हमने कम से कम 4 महीने तक स्नेहन स्वेदन हिरोहा अनुवासक, बस 4 ही सिद्धांत भाई साहब। अंदर से तो हम बहुत बड़े, और जैसे असराजेश्वर से पारद गंधक सोनारोप, ऐसे बहुत सारे खतरनाक वाले कल्प उसको खिलाए, और पेशेंट सच में 4 महीने बाद हमने उसका फोटो भी निकाल के रखे, वीडियो भी निकाल के चल के देखा भाई, क्योंकि हमारे जस्ट फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ था और हमने भाई पूरा उसको फॉलो किया। तो वो एक पेशेंट मेरे सामने चल के दिखा जो कि हेमिप्लेजिया का था। चल तो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई एलोपैथी ने बोल दिया कि नहीं होता तो भाई तुमसे भी नहीं होगा, तुम देखो उसको कहाँ तक है भाई, ब्रेन का कितना इन्वॉल्व हुआ है,
क्या इन्फ्राक्ट इतने दिन से रहा कि ब्रेन का कोई एरिया डेथ तो नहीं होगा भाई साहब। अगर डेथ होगा तो भाई तुम भी नहीं ला सकते वापस ना, वो भी नहीं ला सकते वापस, है कि नहीं। फिर डेथ हुआ है कि नहीं ये हुआ है, पक्षाघात की Reversible केस थी ना ये, हाँ? पक्षाघात की पक्षाघात की फिर विरेचन नहीं दिया। नहीं दिया क्योंकि कमजोर था ना, बेट ही नहीं समझ सकता था पेशेंट, निकालेगा क्या, स्नेह संवेदन निकाला क्या, बस्ती के लिए तो उड़न आ जाती थी भाई और साहब लघु बाहर। विरेचन नहीं कुछ भी नहीं किया। डेली वाला विरेचन दिया ही नहीं, नहीं, विरेचन दिया ही नहीं। विरेचन को और एक मैंने सिद्धांत बताया ना, विरेचन कहाँ पर देना है तुम्हें, ब्रेन की कंडीशन। ये ब्रेन की condition जब भाई है। रक्त की दृष्टि आपको लग रही है कि इंट्राक्राइनल ब्लीड है, सर ने ऐसे भी दिया था कि इंट्राक्राइनल ब्लीड है, उस पेशेंट में आप विरेचन दो करके, लेकिन जो कलेक्शन अंदर हो गई है उसका क्या करना, वही तो विरेचन से निकल जाती है, कैसे निकल जाएगी, वो तो पूरा अंदर पूरा क्लॉट ऐसे एलोपैथी से निकल जाती है। वो तो सर्जरी का बार बोल नहीं नहीं वो देते हैं ना, वो कौन से Heparin। दवाई? मैनिडोल मैनिडोल हेपेरिन LMWH मैनिडोल तो वो है जो सेरिब्रल एडिमा कम करने के लिए। नहीं नहीं बाकी की भाई मेडिसिन देते हैं ना, अरे तो उससे नहीं, वो उससे अगर छोटे छोटे अगर क्लॉट वगैरह है तो निकल ही छोटे जाते छोटे हैं, बीमारियां। तो बाद में तो वो ऑपरेटिंग के लिए करते हैं सजेस्ट। इकोस्प्रिन देते हैं खून पतला करने के लिए। नहीं डॉक्टर साहब, जब ब्लीड 24 घंटे से ज़्यादा ब्लड अंदर हो गया ना इकट्ठा, तो वो तो पूरा एकदम जम जाएगा, ठीक है। वही तो बोल रहा हूँ मैं, कितना भाई कितना बड़ा है तुम्हारा क्लॉट, उससे उससे तुम साध्य साध्य तो क्वेश्चन ये था कि विरेचन से ब्लड क्लॉट कैसे क्या निकलेगा, जैसे उनसे निकलता है वैसे निकलेगा। अब कैसे निकलेगा ये अपने को करना पड़ेगा भाई साहब, पूरी डिटेल फार्माकोलॉजी उसकी नहीं तो स्टडी करनी ऐसे- पड़ेगी। लेकिन तू तो कहता ऑपरेशन दिया ही नहीं, फिर कैसे हुआ? अरे भाई साहब मैंने फिर से आप ध्यान ही नहीं दे रहे बॉस, मैंने क्या बोला, पेशेंट था किसका, स्पाइनल इंजरी स्पाइनल इंजरी का, अब क्या फायदा उसमें भी विरेचन दे के। वो स्नेह संवेदन। फिर आप पहले यार कंडीशन को सुना करो ना, कंडीशन को सुन रहे मुझे नहीं आप। लगता है आप बस ये सोच रहे हो पक्षाघाती विरेचनम पक्षाघाती, यहीं पर तो अपन मूर्खता युक्त बात यहीं पर करते हो, जबकि मैंने रेफरेंस दे दिया सुश्रुत का। भाई पूछ तो लो पक्षाघात हुआ किससे, पक्षाघात हुआ किससे वो तो पूछ लो। आप डायरेक्ट पक्षाघाती विरेचन पे सिद्धांत पकड़ के नहीं रखने के, मरोड़ना का उसको, भाई सुश्रुत क्या बोल रहा है, विरे- चरक क्या बोल रहा है। विरेचन रक्त पे काम सिर्फ कर- विरेचन मत बोलो, और भी सिद्धांत बताया। मैंने विरेचन रक्त पे काम करता है ऐसा बोला है, तो हो सकता है विरेचन जो ब्लड में प्लाज्मा है उसको भी हाँ स्टूल के निकाल। साथ निकाल ले और चलो, ब्लड वो क्लॉट तो- थीन हो जाए। वो तो ये चलो हो अपन सकता तो है। चलो अपन तो उसका मेरे ये को लगता करेंगे है। और करेंगे उसकी स्टडी, केस क्या कर सकता है, पर भाई प्रैक्टिकली मिलता है तो ज़्यादा सोचने का नहीं, ये बात सही है, साध्य साध्यता के ऊपर बस हम चिकित्सा साध्य करेंगे। साध्यता के ऊपर चिकित्सा करेंगे। जी, भाई कितना पूरा ब्लड क्लॉट है, हाँ। कितना तुम, भाई तुम्हारी क्षमता कितनी है, तुम वैद्य कैसे हो, उसके ऊपर भाई डिपेंडेंट। पर ये मैक्सिमम करते हैं भाई साहब, हिमगर्भ बोटे नाक की शर्गी। चलो आगे बढ़ते हैं। पक्षाघात के ऊपर तो बहुत बड़ा व्याख्यान कर सकते हैं, ऐसे यूट्यूब पर भी है, अगर आप सुनना चाहते हो तो। मेरे तो बस एक दो एक्सपीरियंस बता दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। खल्यम तुष्ण उपनाह गुरुद्रसी नहीं, की चिकित्सा। गुरुद्रसी बरोबर. हाँ अंतरा कंडरा गुल्फम सीरा बस्ती अग्निकर्म च गुरुद्रशिशु प्रयोज्यतम। गुरुद्रसी के रोग में कंडरा और गुल्फ के बीच में सिरावेद, अनुवासन एवं स्नेह बस्ती और लोह शलाका से दाह कर्म करना चाहिए। बस खत्म। पता तो है हम्म? रुद्रेशी सबका लोह फेवरेट शलाका यहाँ पे तो कोई ये भी इनका है। अग्निकर्म करो, बस अग्निकर्म करो, लोहे से करो, किसी भी करो भाई, अग्निकर्म करना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं। अब क्यों करना चाहिए अग्निकर्म, सिरावेद क्यों बताया, सिरावेद क्यों बताया पहले ये बताओ। क्योंकि कंडरा एंड सिरा अर्ध उपधातु ऑफ रक्त। और उन्होंने बताया ना वात और वात कवच होते हैं ना रुद्रसी, दो प्रकार के। जहाँ पर वात कवच के है, वहाँ पर तुम अग्निकर्म करो, है कि नहीं? वहाँ पर रक्त मोक्षण भी आप कर सकते हो। और जहाँ पर प्योर वातज है उसमें तुम बस्ती कर्म कर सकते हो। अगर तुमने नॉर्मल ट्रीटमेंट करी रुद्रसी की और तुम्हारा ठीक नहीं हो रहा तो बस्ती कर्म करो, 7 दिन की बस्ती, 14 डेज की बस्ती, आराम से हो जाएगी। रुद्रसी तो ब्रेड एंड बटर है आयुर्वेदिक। रुद्रसी की पेशेंट बढ़िया से इससे ठीक हो जाती है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। नहीं मेन ग्रेजुएशन में करना क्या चाहिए भाई? बस्ती अग्निकर्म सिरावेद, सिरावेद करके अग्निकर्म करो। सुश्रुत जी ने कहाँ पर बताया है वो भी बता दो। नहीं सिरा में तो वो बोलते हैं कि सिरा में तो कोई फायदा ही नहीं है।
ये सपना में कई बार बोलती है सिरा भी तो गोफरेगा रुद्रसी में ये है तो क्यों नहीं है? हमने तो बहुत किया है, हम तो विद्या कर्म में भी करते हैं। नहीं फिर तो उसका है अग्नि आ- का आ- इसका भी है, रक्त मोक्षण से बहुत फायदा मिलता है, बहुत मिलता है बहुत मिलता है। महाजन बोलो तो। वही तो बोल रहा हूँ, आपका डायग्नोसिस ही गलत हो जाता है भाई साहब। फिर से बोल रहा हूँ मैं, 1000 बार बोल रहा हूँ, एक सिद्धांत को पकड़ के मत चलो यहाँ भाई। से पक्षाघाती भी रहते ना, पक्षाघाती भी रहते। यहाँ से करते हैं ग्रेट सफिनस वेन से ना मैंने क्या बोला, अगर तुम उमर उदृश्य है, वात कपज भाई साहब, तुम अलग ही चिकित्सा कर रहे हो, वहाँ पर अग्निकर्म बेस्ट है कि नहीं? अगर प्योर वातज है, तुम अग्निकर्म करोगे, ये करो, रक्त मोक्षण करोगे तो और बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? रक्त मोक्षण स्टार्टिंग में ही कर दो। उन्होंने बोला था क्या बोल रहा है, सिरा बस्ती अग्निकर्म है। पहले क्या बोल रहा है, सिरा वेद करो, बाद में बस्ती कर्म करो, बाद में अग्निकर्म करो। अग्निकर्म भी बोल सकता था पहले आते आते ही आपको, क्योंकि साइटिक नर्व इतनी इम्प्लांट हो जाती है। अगर आप रुद्रसी को साइटिका से अगर कंपेयर करते हो तो इतनी इम्प्लांट हो जाती है और इतनी मोटी होती है वो, अगर आपने देखा होगा तो प्रैक्टिकल में तो इतनी मोटी होती है, इतना इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, वो आप पालसी न्यूरॉन दो, कुछ भी टैबलेट दो, वो कम नहीं होती, पर रक्त मोक्षण से फटाक से कम हो जाए। रक्त मोक्षण के ऊपर और बहुत सारे भी आर्टिकल पब्लिश हुए, उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। रक्त लेकिन मोक्षण वो- से लिवर कैसा स्टिमुलेट होता है, वेसल्स के कैसे कैसे होती है, पूरा डिटेल दिया है उन्होंने। मॉडर्न के ऊपर ही बात करें एक बार, रक्त मोक्षण के ऊपर। प्योर वातज है हाँ, रुद्रसी में, उसमें बस्ती कर्म। अब वो सोचना तो चाहिए हमें तो ये करना चाहिए ना कि अग्निकर्म। नहीं, रुद्रसी में पैर कितना ऊपर जा रहा, अवरोध है क्या, कंस्ट्रिक्ट हो रहा है स्तंभ क्या? है क्या नहीं है? स्तंभ है क्या? अगर स्तंभ है तो कफ है, तो फिर हम रक्त मोक्षण करेंगे। पेशेंट सिर्फ चलते वक्त लड़खड़ा रहा है, रुद्रसी में चाल है, लेकिन पेशेंट पैर पूरा 90 डिग्री ऊपर कर रहा है, मतलब स्तंभन नहीं है, प्योर वातज है। क्या तो बोल फिर रहा है हम वो? रक्त मोक्षण कैसे वात करेंगे? कपज में क्या बोल रहा है क्योंकि वो? रक्त मोक्षण से और वात तंद्रा, वृद्धि होगी। गौरव, अरोचक, ये 3 सिम्टम ध्यान में रखें। तंद्रा, गौरवता, अरोचक। किसमें? वात कपज में। वात कफज में। अगर तंद्रा नहीं है पेशेंट को, गौरवता नहीं है, अरोचक नहीं है, अगर ये सिम्टम है, इसमें आप कर सकते हो रक्त मोक्षण। तंद्रा है, गौरवता है, रक्त मोक्षण। अरोचक है क्योंकि रक्त के प्राकृत इसमें बोला है अव्याहत पक्तुर्वेगम, अगर रक्त दृष्टि है तब भी अरोचकता आई जाएगी। अगर आप रक्त निकाल दोगे, धातु का क्षय हो जाएगा तो अग्नि और स्टिमुलेट हो जाएगी। मैंने बोला था रवि, रक्त से अगर रक्त मोक्षण करते लिवर स्टिमुलेट होता है, उसका मॉडर्न एक्सपर्ट देखेंगे बाहर। अगर करें यहाँ से तो होगा। हाँ, कहीं और नहीं से ऐसा कुछ नहीं, नीचे से भी करो। रक्त धातु का क्षय हो रहा है, धातु का तो क्षय हो रहा है ना रक्त निकालने से। मैं बताता हूँ logic हाँ। वाली बात, पहले इनको complete करें। हाँ हाँ, बड़ी जरूरत बताइए बताइए। वो तो है कि गर्भ में बालक किस कंडीशन में होता है, ऐसे होता है ना। हाँ, अब ये जो है उस टाइम उसके लिवर के साथ जुड़ी होती है, लिवर के साथ जुड़ी होती यहीं से सेपरेट होती है। तो लिवर के पैरेलल जा करके यहीं से रक्त मोक्षण अगर करोगे तो लिवर स्टिमुलेट होगा, है। राइट, से करोगे स्प्लीन स्प्लीन स्टिमुलेट होगी। इसका लॉजिक है और इसका बकायदा इस पर रिसर्च हुई है, मेरे गुरुजी ने की है और एक्सलेंट रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ से तुम 3 दिन रक्त मोक्षण करो, पेशेंट का चाहे जॉन्डिस बिलिरुबिन हमने देखा 15 का क्या हुआ, 3 दिन रक्त मोक्षण किया अल्टरनेट डे पे, अल्टरनेटिव। चौथे दिन सॉरी 7वें दिन उसका जो बिलिरुबिन कराते हो 3, 4 या 2, कोई मेडिकेशन कितना निकालते हैं? कोई विरेचन नहीं। ये नई चीज पता चली यार। हाँ। करेक्टेड किया है, है। करेक्टेड है। कितना और उन्होंने ये चरक जी का आचार्य ने रेफरेंस बोला है ना, यकृत उदर में भाई दक्षिण के इससे बोला है। इससे वेन से निकालो, और ये प्लीहोदर में हमारा वाम से डिस्कशन हुआ था, निकालो। लेकिन हमको भी नहीं लॉजिक पता यही था। है, गर्भ में बालक ऐसे होता है। गर्भ में साथ बोला। ही इसका सप्लाई इसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़ा हुआ होता परा अग्निकरण करोगे यहाँ पे तो लिवर पे उसका एक्शन है, लिवर पे भी ये सही लॉजिक है, सही है। और इसका बताया भी और होगा अगर इसमें। प्लीहोदर पे भी बहुत सारे बताएं। अब प्लीहा है रक्त का धातु, पर चलो जाने दो, प्लीहा के ऊपर बाद में जाएंगे कभी उस तरह, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। चलो इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। रुद्रसी में दशमूल की रो बस्ती आप कंटिन्यू करना है, दशमूल के अनुवासन कंटिन्यू, निर्वाह अनुवासन निर्वासन देना है, 100% रुद्रसी ठीक हो जाती है। विद्या कर्म भी आप कर सकते हो जहाँ पर बोला है, नहीं तो आप 14 दिन तक देना चाहिए। हाँ, नहीं तो आप रक्त मोक्षण भी कर सकते हो। और नीरू अनुवासन मुस्ती देनी है निर्वाह अनुवासन बस्ती। विदेशी में। और नीचे क्या बोला है, खल्ली तू तुष्ण उपनाहना। क्वांटिटी कितनी होती है?
किसकी? नीरू नोस 50 है तो 15-20 ml से ज़्यादा नहीं देते बस उससे ज़्यादा नहीं। कौन सी? अपने आप इधर अपनी इधर थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं। अरे रुद्र सिंह में आपने दी कहाँ बस्ती? वो जो देते ना ये सारे 15 ml से क्या होता है? 1 लीटर तक मात्रा देनी बस्ती की भी कम होगी वो। है। 1 लीटर तक देनी है, 1200 ml तक। हाँ साहब, एक प्रस्तुत बोला है उन्होंने। हम एक प्रस्तुत जब देते थे 1 लीटर तो जो तक। सीरिंज आती है ना 50 ml की, वो 8-8 बार हाँ भरते थे। 8-8 बार। जब हम तो 400 ml ही देते थे हमारे यहाँ कॉलेज में। थोड़ी थोड़ी देते हैं यार द्रव्य क्या का चीज़ समय, समझ सुपोषण। हाँ क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, बस्ती में ऑलरेडी क्वेश्चन ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा वो तो थोड़ा गर्म होना अच्छा चाहिए। एक और एक सॉरी हम्म। हम क्या करते हैं सिरिंज से नहीं बचते हैं, ये तो गलत तरीका है। नहीं वो नहीं सही, अनुवासन का, अनुवासन के लिए। अनुवासन पुश करनी है, लेकिन जो नीरू है ना उसको हमेशा ऐसे ऊपर डाल के उसमें भर के अपने आप जाने देना अपने चाहिए। आप, अरे अपने आप जाती है वो, हाँ, 1 मिनट जाती में है। सन और इजीली जाती है। सुखोष्ण के चक्कर में पड़ना ही मत। हम्म। जो रेक्टम का टेम्परेचर है ना, उसी टेम्परेचर को थर्मामीटर डालना और गिनना, तब तक जब तक नहीं आ रही तो उस बस्ती को ठंडे पानी में पतीले में रखना, एक पतीले को दूसरे पतीले में थोड़ा सा ठंडा करना फिर ही देना। सुखोष्ण के चक्कर में पड़ना मत, क्योंकि हम जब उंगली हमारी डालो या पेशेंट की डालो, यहाँ की स्किन होती है मोटी और अंदर की होती है ज़्यादा जाता है। सॉफ्ट होती है, तो हमेशा रेक्टम का टेम्परेचर ही डालना चाहिए अंदर। एक और प्रयोग ये बताया सीधा। था, एक और प्रयोग बताते एक वैद्य ने, यापन बस्ती। ये घृत लो, दूध लो, उसके अंदर दशमूल लो, दशमूल का शेरपाक बना, उसके अंदर घृत डालो, और जो अपने आईवी फ्लूइड का ये आता है ना, पाइप आता है ना, वो कैथेटर से ज्वाइन करके उसके गुदा में डाल दो अक्षाघात के, और ड्रिप मेथड से इसके आईवी सेट के ये अपना- ड्रिप मेथड से भाई साहब तुम बूंद 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 उसको यापन बस्ती कंटिन्यू जाने दो अच्छा 3-4 एक घंटे। समय मेरा सुनो पक्षाघात। सुनो, ये अपना बस्ती यहाँ देते हैं काय चिकित्सा में शुक्र शोधन के लिए, ये अपना बस्ती ये देते हैं। वो पर क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ। क्या क्वेश्चन? देखो ये मैं ये पूछूं, ये अपना बस्ती मैक्सिमम दे रहे हैं यहाँ शुक्र शोधन के लिए, गर्भ संस्कार। अरे वो तो बहुत है यार, ये अपना बस्तिया, उसके ऊपर बाद में बात करें। पक्षाघात की बात करिए आप, क्या बोल रहा हूँ मैं? आप पक्षाघात में यही तो दशमूल का शेरपाक, और वही हाँ दशमूल का शेरपाक, उसमें आप शतपुष्प भी डालते हैं। हाँ उन्होंने बहुत सारी यापन बस्तियाँ जो बताई है ना, उसके अंदर आप कॉम्पिटिशन परमुटेशन करके, पर यापना बस्ती सबसे बेस्ट करते हैं पक्षाघात में। जो चरक सिद्धि 12 प्यूवर वातज है, ऐसा क्रूज पेशेंट है, भाई साहब ताकत पूरी गई हुई है, आईवी फ्लूइड ड्रिप मेथड में मैंने एक ही बार देखी, हमारे हॉस्पिटल में लगवाई थी, पर सबसे बेस्ट है। और बाकी वैद्य बोलते हैं उसको यापना बस्ती देनी चाहिए। चलो आगे चलो। खल्ली तुष्ण उपनाहनम, खल्ली रोग में तेल घी मिली हुई खीर से या खिचड़ी से या मांस से गरम गरम पुल्टीज बननी चाहिए। बस उपनाह करना चाहिए। वात व्याधि में है ही क्या भाई, स्थानिक स्पाजम हो रहा है, उपनाह बांधो, स्नेहन सेवन करो, स्नानिक सेवन, बस इतना ही है। आप स्नायु मसल से ही रेस्टिंग करना। में भी मतलब हम उपना स्नायु कर सकते करते ही है, खीर का। करते ही है। चलो। वो क्या करते हैं अपन, अन्नलेपन ही तो कर रहे हैं, हम्म। षष्टिशाली पिंड से। षष्टिशाली क्या है पिंड। वो, उपना ही तो है, गरम गरम लगाते हैं, लगाते हैं। उपना ही तो है वो, इन्होंने नाम दे दिया षष्टिशाली पिंड से। है क्या वो, अन्नलेपन ही तो है। चावल क्या करते, ब्रोहनी तो करते, षष्टिशाली। चलो आगे बढ़ो। विवृत्तास्य चिकित्सा मतलब हनुस्तंभ, हम्म। व्यात आनने हनुम स्विन्न अंगुष्ठाभ्याम प्रपीड्य च प्रदेशिनीभ्यां च अन्नाम्य चिविको अन्नमनहं हितम संस्त्रम स्वगमये उत्साननम स्तब्धम स्विन्नम दिनामयत। बस इतना ही। हाँ हिंदी बढ़ो। जब हनुस्तंभ रोग में रोगी का मुंह खुला ही रह जाए तब हनु प्रदेश का स्वेदन करना चाहिए। फिर दोनों अंगुली से हनु संधियों को दबाकर प्रदेशिनी अंगुलियों से उठाकर ठोड़ी को उठाना चाहिए। यदि हनु प्रदेश अपने स्थान से खिसक गया हो तो उसे यथास्थान कर दे, और यदि हनु में जकड़ाहट हो तो उसका स्वेदन कर ढीला तथा क्रियाशील बने। बस समझ गया अनुस्तंभ। बस टीएम डिसलोकेशन जो होगा, टीएमजे जॉइंट पकड़ का के स्वेदन करना, स्नेहन नहीं करना। जो बताया उन्होंने, क्या स्वेदन बताया? लेना, हाँ स्वेदन ही करो, स्नेहन नहीं करना। स्नेहन कर सकते हो आप, कर देना थोड़ा सा। जब भी स्वेदन करो थोड़ा सा तेल लगवाई दो अभ्यंग का। क्योंकि टीएमजे जॉइंट अगर हो गया तो हम उसके मुंह में ऐसे हाथ डालते हैं और उसको पीछे ले गए थे, लेकिन बहुत हार्ड हो गया और हम पीछे लेंगे जबरदस्ती में तो और फ्रैक्चर हो सकता है। इससे बेटर है स्नेहन स्वेदन करे, थोड़ी मृदुता लेके आए। और मैंने खुद अपने दोस्त को देखा है, हमने अपने कॉलेज में स्नेहन स्वेदन करके उसको किया था
और उसने सिर्फ गंडूश किया, वो भी तिल तेल का, बाकी कोई मेडिसिन नहीं ली। तिल तेल के गंडूश से दोबारा नहीं हुआ उसको? हाँ दोबारा दोबारा नहीं हुआ, क्योंकि कितनी दिन का दिन? मतलब 8 दिन किया था उसने, घर पे कर रहा था 8 दिन, सुबह शाम करता था, लेकिन पूरा प्रॉपर। अगर गंडूश कर रहा है, कवल कर रहा है, नाकों से आ रहा है, लेकिन हम कर नहीं सकते, बहुत हार्ड प्रोसीजर है, जितनी लगती ना हमको होता नहीं वो। मेरी बैचमेट थी, उसको मैंने उसको बहुत ज़्यादा नहीं मिला, हम्म। लेकिन वो